नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक पद परिचय। तो हमने अपने इस टॉपिक में काफी सारे शब्दों के पद परिचय, जैसे हमने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक आदि शब्दों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और आगे हमारे 2 टॉपिक यहाँ पर शेष हैं, आज हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक आपका परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और साथ ही आप देख रहे हैं कि अभी तक हमने जिन जिन शब्दों का यहाँ पर पद परिचय पढ़ा है, तो इसका हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि हमें उन सभी का पूर्ण ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए मैं हर बार आपको होमवर्क में भी देती हूँ कि जो चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं उसे घर पर एक बार रिवाइज करें, ताकि आपको घर पर कोई चीज समझ में ना आ रही हो तो आप उसको नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं आज अपने इस टॉपिक को। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, हर बार की तरह हम सबसे पहले अपने टॉपिक को रिवाइज करेंगे, क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि हर सेशन में हर बार बच्चे अलग अलग आते हैं, अलग अलग स्कूल जो है कनेक्ट हो जाते हैं, अलग अलग क्लास जो है आ जाती है। तो इसीलिए, क्योंकि लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ेंगे उसको आप कनेक्ट कर सकें एक दूसरे के साथ, इसीलिए मैं हर बार आपको पिछला टॉपिक जो है रिवाइज करवाती हूँ, पिछला टॉपिक आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं। तो आज भी हम अपने इस पद परिचय टॉपिक को एक बार यहाँ पर फिर से रिवाइज करेंगे। तो देखिए, अब तो मुझे लगता है जिन बच्चों ने शुरुआत से ही इस टॉपिक को पढ़ा था वो उन बच्चों को अच्छे से ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा और वो अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बताया कि पद किसे कहते हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि पद किसे कहते हैं। तो पद में मैंने यहाँ पर कहा कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है, यानी कि जब भी कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो बहुत सारे व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है और उन्हीं व्याकरणिक नियमों से बंधा हुआ शब्द जो है पद कहलाता है। ठीक है, तो इन पदों का परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति को बताना, उनके लिंग, उनके वचन, उनके कारक, उनके भेद तथा अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध बताना, अन्य पदों के साथ उनका संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि एक वाक्य में किसी भी शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना कि क्या है वो उस वाक्य में, पद परिचय कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से संज्ञा शब्द का, यानी कि सबसे पहले हमने पद परिचय के आवश्यक पहलू, पद परिचय देने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं वो हमने जाना। जैसे संज्ञा शब्द का यदि पद परिचय देना है तो क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो संज्ञा शब्द का पद परिचय देने के लिए संज्ञा के भेद हमें पता होने चाहिए। उसके बाद वचन शब्द का वचन पता होना चाहिए कि कौन सा वचन है, कारक पता होना चाहिए, क्रिया के साथ उसका संबंध पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए एग्जाम्पल भी यहाँ पर क्लियर किया था। फिर धीरे धीरे देखिए सारी चीजें इसी तरह से हमने सर्वनाम और इसी तरह से विशेषण, इसी तरह से हमने यहाँ पर क्रिया, और साथ ही क्रिया के बाद हमने क्रिया विशेषण शब्द का भी पद परिचय यहाँ पर जाना था। तो देखिए क्रिया विशेषण शब्द का जो पद परिचय जाना, उसके बाद ये देखिए अभी तक जो हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये 4 जो हमने पढ़े वो थे आपके विकारी शब्द, यानी कि परिवर्तित होने वाले शब्द, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार, पुरुष के अनुसार परिवर्तित होने वाले शब्द थे। तो उसमें हमने लिंग भी बताना था, उसमें हमने वचन भी बताना था, हर एक चीज में। क्यों बताना था लिंग और वचन? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर आपका स्त्रीलिंग शब्द है, अगर क्रिया आपकी स्त्रीलिंग शब्द है, तो अगर वो कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, कर्ता अगर एकवचन है तो क्रिया भी एकवचन होगी। और इसी तरह से विशेषण में भी, विशेषण में अगर जो जिसकी विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जिसकी विशेषता बता रहे हैं, यदि वो शब्द आपका एक वचन है तो विशेषण भी एक वचन होगा, अगर वो शब्द आपका बहुवचन है तो विशेषण भी बहुवचन होगा।
तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपको बताया कि हर तरह के जो शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये शब्द जो है परिवर्तित हो जाते हैं, ये शब्द चेंज हो जाते हैं लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार। लेकिन उसके बाद जो आपके हमने शब्द यहाँ पर पढ़े क्रिया विशेषण, ठीक है, हमने शब्द क्या पढ़े? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण और उसके बाद आपका समुच्चय बोधक, उसके बाद आपका विस्मयादि बोधक, और उसके बाद आज जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे निपात, और उसके बाद जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे आपका संबंध बोधक। तो ये सारे शब्द जो हैं ये आपके विकारी शब्द, अविकारी शब्द हैं, अविकारी शब्द, यानी कि इनमें कोई भी विकार नहीं आता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जब हमने क्रिया विशेषण का पद परिचय दिया तो यहाँ पर हमने केवल भेद, आप देखेंगे भेद, केवल यहाँ पर हमने भेद बताए। जैसे आप देखेंगे केवल हमने यहाँ पर भेद बताया, यानी कि जिससे कि क्रिया की विशेषता बताई गई हो, उस भेद को हमने यहाँ पर बताया कि कौन सा भेद है, किस तरह से क्रिया की विशेषता बताई गई है। तो हमने यहाँ पर देखिए उदाहरण में, मैं रोज सवेरे चलता हूं, मैं रोज सवेरे चलता हूं, यदि इसके कहा जाए तो ये क्रिया है, लेकिन यहाँ पर कहा है मैं रोज सवेरे धीरे धीरे चलता हूं। तो धीरे धीरे शब्द जो है वो आपका क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता को बता रहा है। उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर क्रिया विशेषण के सभी भेदों को, ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और आपका यहाँ पर जितने भी अलग अलग तरह के कालवाचक क्रिया विशेषण, चारों को मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया, ठीक है। तो यानी कि जिस तरह की आपकी क्रिया होगी उसी तरह का आपका जिस तरह की आपका यहाँ पर विशेषण दिया होगा आप भेद बताएंगे। यानी कि अगर आपको दिखाया जा रहा है कि क्रिया का तरीका बताया जा रहा है होने का, तो वो है आपका रीतिवाचक। यदि आपको परिमाण यानी कि क्रिया कितनी मात्रा में हुई है, ठीक है, वो अगर बताया गया है तो आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगर आपको क्रिया के होने का समय बताया गया है तो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। अगर आपको क्रिया के होने का स्थान बताया गया है तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके बाद यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्दों का पद परिचय भी जाना, और साथ ही समुच्चय बोधक शब्दों में भी मैंने आपको बताया कि समुच्चय बोधक शब्दों के भी दो भेद होते हैं, समुच्चय बोधक शब्दों के भी दो भेद होते हैं। कौन से? समाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक, और दोनों को मैंने अलग अलग किया। समानाधिकरण में मैंने आपको बताया जो समान स्तर के वाक्यों, शब्दों और वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, और व्याधिकरण में मैंने कहा जो एक प्रधान उपवाक्य के साथ अन्य आश्रित उपवाक्य जो है जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर समुच्चय बोधक का भी पद परिचय जान लिया था। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ रहे थे विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक का पद परिचय हमने पढ़ा, और सबसे पहले मैंने आपको विस्मयादि बोधक का की परिभाषा बताई कि विस्मयादि बोधक शब्द कहते किन्हें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरा आपको अच्छे से परिभाषित किया था कि जिन जिन शब्दों से हमें आश्चर्य, शोक, दुख, घृणा, ठीक है, हर्ष आदि का बोध होता है, वो हमारे विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर जो पढ़ने जाएंगे, और इसको भी मैंने एग्जाम्पल से, उदाहरणों से क्लियर किया था, और मैंने आपको घर के लिए भी यहाँ पर दिया था होमवर्क कि आप इसको घर से भी करके लाएंगे, अच्छे से पढ़कर आएंगे घर से भी। तो देखिए यहाँ पर हमने समुच्चय बोधक तो हमने क्लियर कर लिया था, विस्मयादि बोधक भी हमने क्लियर कर लिया था, और उसके बाद हम जो संबंध बोधक शब्द हैं उनका पद परिचय पढ़ेंगे, ठीक है। संबंध बोधक शब्दों का पद परिचय हम पढ़ेंगे। संबंध बोधक शब्दों का पद परिचय। अब संबंध बोधक शब्दों का पद परिचय हम यहाँ पर देंगे,
तो क्या है संबंध बोधक शब्द? पहले तो ये जान लेते हैं कि संबंध बोधक कहते किसे हैं। ठीक है, तो संबंध बोधक शब्दों का पद परिचय तो हम तब देंगे जब हमें पता होगा कि संबंध बोधक हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो अब संबंध बोधक क्या होता है कि कोई भी संज्ञा सर्वनाम शब्द, यानी कि कोई भी जो शब्द है, कैसा शब्द, एक अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कह सकते हैं, क्योंकि ये आपके अव्यय शब्द ही होते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताता है, इसको एक बार नोट कर लीजिए और तभी आप इसको आगे समझ पाएंगे कि जो शब्द, और ये शब्द कैसा होगा, ये शब्द कैसा होगा, ये शब्द होगा अव्यय शब्द। ठीक है, ये शब्द आपका कैसा होगा, अव्यय होगा या अविकारी होगा। ठीक है, ये शब्द कैसा होगा आपका, अव्यय या अविकारी होगा। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य में आए या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, शब्दों के साथ बताते हैं, क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं, संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, परिभाषा लिखवाने का रीजन ये है, कारण ये है कि अगर आपको नहीं पता होगा, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि किसे कहते हैं, तो आप कैसे बताएंगे पद परिचय, आप कैसे देंगे पद परिचय। ठीक है, तो जो अव्यय जो शब्द, और वो शब्द कैसा है, अव्यय या अविकारी शब्द है। तो जो शब्द अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताता है, उसे संबंध बोधक कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ हमारा जो उसका संबंध बताता है वो संबंध बोधक शब्द है। अब यहाँ पर आपने देखना है सबसे पहले कि अगर आपको संबंध बोधक शब्दों का पद परिचय देना है, अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने यही सीखा है कि जिसका भी आप पद परिचय दे रहे हैं, जिन भी शब्दों का आप पद परिचय दे रहे हैं, उनका आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं, उनका आप बता रहे हैं सबसे पहले भेद। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप, सभी में भेद बता रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पर समुच्चय बोधक शब्द किए, उसी तरह से आपने विस्मयादि बोधक शब्द किए, और उसी तरह से आप यहाँ पर संबंध बोधक कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप बता रहे हैं उनके भेद। ठीक है, आप उनके भेदों को बता रहे हैं। तो इसी तरह से आपने यहाँ पर जो समुच्चय बोधक शब्द हैं उनके भी आपने भेद ही बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भेद आप देखिए कि क्या होगा, संबंध बोधक शब्दों के भेद, इसको भी नोट कीजिए पहले। संबंध बोधक, जब भेद पता होंगे तभी आप बता भी पाएंगे पद परिचय। बोधक शब्दों के भेद। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको जो आपका समुच्चय बोधक जो भेद शब्द थे, उनके आपको दो भेद बताए, जिसमें मैंने आपको बताया समानाधिकरण और व्याधिकरण। और समानाधिकरण में भी मैंने अलग अलग तरह की बताई कि विरोधवाचक कौन से हैं आपके, संयोजक कौन से हैं आपके। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए, अर्थ के अनुसार
अर्थ के अनुसार जो शब्द हैं आपके अव्यय शब्द जो है संबंध बोधक वो 8 प्रकार के होते हैं, यानी कि संबंध बोधक शब्दों के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है, अब ये 8 भेद कौन कौन से हैं इन्हें ध्यान रखिए और उसके बाद तभी आप शब्द का पद परिचय दे सकते हैं। जैसे काल बोधक। अब अगर समय बताने की बात आती है तो काल बोधक यानी कि संबंध बता रहा है से पहले, के बाद, के पश्चात, के पीछे। ये क्या है? समय को बता रहा है। जैसे मैंने कहा विनय से पहले रोहन घर पहुंचा, विनय से पहले रोहन घर पहुंचा, तो संबंध बता रहा है संज्ञा शब्द से पहले यूज हुआ है, यानी कि रोहन जो है वो भी संज्ञा शब्द है और उससे पहले प्रयोग हुआ है और उसका संबंध घर पहुंचने से है। ठीक है, तो कालवाचक, काल बोधक। उसके बाद स्थान बोधक। बोधक का अर्थ होता है बताने वाला। ठीक है, स्थान बोधक जो स्थान के बारे में बताए। उसके बाद आता है आपका नंबर 3 दिशा बोधक। दिशा बोधक नोट कर सकते हैं ये, दिशा बोधक। और उसके बाद आता है आपका साधन बोधक। अब मैं ये सारी चीजें क्लियर करूंगी आपको। साधन बोधक। उसके बाद आता है नंबर 5 हेतु बोधक। नंबर 5 हेतु बोधक। क्योंकि जब तक भेद क्लियर नहीं होंगे तब तक आप पद परिचय नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 है आपका संग बोधक। संग बोधक। और देखिए मैं आपको उसी के सामने भी लिखवा सकती थी, लेकिन ये अलग पेज पर लिखने का भी रीजन है, उसको भी आपको यहाँ पर अभी क्लियर करूंगी। विरोध बोधक। विरोध बोधक। उसके बाद आता है आपका समता बोधक। नंबर 8 समता बोधक। अब आप देखिए हम फिर से चलते हैं यहां पर और देखते हैं कि हमने संबंध बोधक पद परिचय के 8 भेदों में सबसे पहले जो हमने बताया काल बोधक। तो काल बोधक में यानी कि काल, काल का अर्थ मैंने क्या बताया है आपको शुरुआत से ही? काल का अर्थ क्या है? समय। काल का अर्थ किससे है? समय से है। यानी कि ये समय जहां पर बताया जाएगा और कैसा समय होगा? जो संबंध बताएगा एक दूसरे वाक्यों के, एक दूसरे शब्दों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इसमें आपके इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं, इस तरह के शब्द आते हैं। से पहले, से पहले। ठीक है, अब जहां पर से लग गया देखिए, से पहले, के बाद। ठीक है, के बाद, के आगे, के आगे। उसके बाद के पश्चात, के पश्चात या के पीछे भी कह सकते हैं, के पीछे। इस तरह के शब्द जहां पर आपको आएंगे। तो जैसे मैंने क्या बताया था आपको कि रोहन से पहले विनय घर पहुंचा। ठीक है, या हम कहेंगे कि मोहन से पहले श्याम घर पहुंचा, से पहले। ठीक है, राधा के बाद मोहन घर पहुंचा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? आपके काल बोधक हैं। क्या है? काल बोधक, यानी कि समय को बता रही है। उसके बाद देखिए दूसरा मैंने लिखवाया है स्थान बोधक। स्थान बोधक यानी कि जो स्थान को बताता है, जैसे के ऊपर, के ऊपर। ठीक है, के नीचे, के नीचे, के बाहर, के
अंदर, ठीक है। तो इस तरह के शब्द, या के भीतर, या दूर से, दूर से, ठीक है। तो ये आपके क्या है, स्थान बोधक। ये स्थान के बारे में बता रहे हैं, यानी कि जब आप संबंध बोधक शब्दों को अगर आप लिखेंगे और आप लिखेंगे कि कुर्सी के नीचे कुछ पड़ा है, ठीक है, घर के बाहर कोई खड़ा है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि घर के बाहर, घर के बाहर कोई खड़ा है, या घर के अंदर कौन है, कुर्सी के नीचे कुछ पड़ा है, टेबल के ऊपर कुछ रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, स्थान बोधक, स्थान बता रहे हैं। उसके बाद आता है दिशा बोधक। दिशा बोधक क्या है, दिशा बोधक में आता है कि जैसे के पास, के पास, या की तरफ, की तरफ, ठीक है, के समीप, के समीप, ठीक है, या आप कह सकते हैं के आसपास, या की ओर, की ओर, के आस पास, ठीक है, के समीप, की ओर, के आसपास। तो ये सब क्या बता रहे हैं, दिशा बता रहे हैं, ठीक है, दिशा बोधक। उसके बाद आता है आपका हेतु बोधक। अब हेतु, साधन बोधक। साधन बोधक क्या होता है कि जिसमें आपको किसी भी दो चीजों के बीच में जो शब्द आएगा वो आपको क्या बता रहा होगा, वो बता रहा होगा एक रीजन, एक कारण दे रहा होगा, एक साधन दे रहा होगा। तो आप देखिए, साधन बोधक में के द्वारा, साधन बोधक में के द्वारा, के सहारे, के सहारे, या के कारण, कारण, रीजन मैंने बताया ना कि रीजन दिया जा रहा है, कोई भी साधन बताया जा रहा है, के जरिए, के के जरिए, ठीक है। तो अब देखिए, ये है आपके साधन बोधक। जिस तरह से मैंने सबका एग्जाम्पल दिया, एक बार हाँ इसका भी देखिए, साधन बोधक का। साधन बोधक का जैसे मैं बताती हूँ, चाकू से फल काटो, चाकू से फल काटो, या चाकू के द्वारा फल काटो, ठीक है। तो ये सब क्या है, कारण है, चाकू के द्वारा फल काटो। तो फल काटने का साधन क्या है, फल काटने का साधन क्या दिया गया है, चाकू, ठीक है। चाकू के फल से फल काटो। सीढ़ी के जरिए छत में जाओ, या सीढ़ी के सहारे छत में जाओ, ठीक है। तो ये देखिए आप, ये है साधन बोधक। और उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, हेतु बोधक। ध्यान दीजिएगा, हेतु बोधक। हेतु बोधक में क्या होता है, हेतु बोधक यानी कि यहाँ पर कोई भी उसके ऑप्शन में दिया जाता है, यानी कि एक ऑप्शन यहाँ पर रहता है, कहते हैं ना हेतु, हेतु यानी कि इसके ऑप्शन में कुछ है, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं इसके अलावा, के अलावा, अरे इसके अलावा नहीं है क्या कुछ, या इसके सिवाय, के सिवाय, के बिना, के अलावा, के सिवाय, के बिना, या के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के सिवाय, के अलावा, के अतिरिक्त आदि। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को
कि भगवान के अलावा मेरा कौन है। ठीक है, भगवान के अलावा मेरा कौन है। या एक बूढ़े माँ बाप का उनके पुत्र के सिवाय, एक बूढ़े माँ बाप का उनके पुत्र के सिवाय कौन है। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या है, हेतु हेतु बोधक, यानी कि इसके ऑप्शन में कुछ नहीं है। जैसे हमने कहा के अलावा, कि भगवान के अलावा, यानी कि भगवान के बाद मेरा कोई नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये हेतु बोधक। उसके बाद आता है संग बोधक। अब देखिए, जैसे यहाँ पर है हेतु बोधक, उसके बाद आ जाता है संग बोधक। तो संग बोधक यानी कि साथ। अब जहां पर आएगा के साथ, के साथ, संग बोधक की बात की जा रही है, के साथ या सहित, सहित। ठीक है, इसके साथ, समेत, समेत आदि, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो संग बोधक होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल अगर आ गया, विनोद सहित सभी बाहर निकल जाओ। ठीक है, कहते हैं ना, विनोद सहित सब बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका संग बोधक शब्द। उसके बाद विरोध बोधक। विरोध बोधक यानी कि किसी का विरोध किया जा रहा हो, तो जहां पर शब्द आएगा के खिलाफ, के खिलाफ। अगर कोई कुछ कह रहा है तो आपके फ्रेंड के लिए, तो आप कहोगे कि मैं अपने दोस्त के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता, यानी कि आप उस सामने वाले की बात का क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो। यानी कि मैं अपने मित्र के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता, या मैं अपने मित्र के विरुद्ध, मैं अपने मित्र के विरुद्ध कुछ नहीं सुन सकता। तो ये सारे शब्द क्या है आपके, विरोधवाचक या विरोध बोधक। के विपरीत, के विपरीत, तो ये सारे हैं विरोध बोधक। उसके बाद आते हैं समता बोधक। समता बोधक यानी कि जिनकी तुलना की जाती है, आपस में जिनकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है। तो यहाँ पर शब्द आएगा के समान, के समान। ठीक है, के अनुरूप, के अनुरूप, के जैसा। ठीक है, आदि। तो इसमें भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि राम के जैसा कोई नहीं है, या कृष्ण के जैसा कोई नहीं है, या किसी भी अपने मित्र का नाम ले सकते हैं कि मोहन के जैसा कोई नहीं है। ठीक है, या अपने किसी भी अध्यापक के लिए। तो ये सारे शब्द हैं आपके संबंध बोधक अव्यय शब्द, और इन्हीं का मैं यहाँ पर आपको, इन्हीं का आपने पद परिचय देना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको अगर एग्जाम्पल दिया जाता है, अगर आपको एक उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने यहाँ पर कहा, सबके एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर आपको बताए। तो उदाहरण के लिए चाकू, नोट कर लीजिए इसे, क्योंकि इसी से आपको समझना है पद परिचय। ये है आपका उदाहरण, चाकू के द्वारा फल, चाकू के द्वारा फल काटो। ठीक है, चाकू के द्वारा फल काटो। अब देखिए, चाकू और फल, इन दोनों में संबंध कौन बता रहा है, इन दोनों के बीच का संबंध कौन बता रहा है, वो बता रहा है के द्वारा। संबंध तो बता रहा है के द्वारा, लेकिन मैंने आपको बहुत सारे भेद यहाँ पर लिखवा दिए। कि मैंने आपको बताया काल बोधक यानी कि समय बता रहा हो, स्थान बोधक जो आपको स्थान बता रहा हो, दिशा बोधक जो दिशा का बोध करा रहा हो, साधन बोधक जो साधन बता रहा हो, और उसके बाद मैंने आपको बताया हेतु बोधक यानी कि जो उसके ऑप्शन में दिया जा रहा हो, संग बोधक, विरोध बोधक या समता बोधक। तो आज का आपका होमवर्क है कि आप के द्वारा शब्द का पद परिचय देंगे। ठीक है, तो के द्वारा क्या है, के द्वारा
ठीक है, उसका आप पद परिचय देंगे और पूर्ण रूप से पद परिचय देंगे, यानी कि ये अगर आपका संबंध बोधक शब्द है तो ये कैसा संबंध बोधक शब्द है और ये किन किन चीजों के बीच संबंध आपको बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मैंने आपको एक हिंट भी दे दी है और यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल आपको दूंगी, उसको भी आप नोट कर सकते हैं कि मैं मोहन के घर के पास, मोहन के पास मेरा पेन है। ठीक है, तो ये भी आप नोट करें होमवर्क में, ये दोनों चीजें आप होमवर्क में करके आएंगे। तो आज हमने यहाँ पर संबंध बोधक शब्दों का पद परिचय किस तरह से दिया जाता है वो हमने सीखा। और इस टॉपिक में यदि आपको कोई भी डाउट हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। और इसमें अभी काफी सारे अभ्यास के प्रश्न भी हैं, क्योंकि जब तक आप इन सब चीजों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यानी कि जितना ज्यादा इनको अगर सॉल्व नहीं करेंगे, जितने ज्यादा शब्दों के अगर आप पद परिचय नहीं देंगे तो आपको ये चीजें अच्छे से याद नहीं होंगी। तो कोई भी डाउट हो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।